गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद इवारा। आज हम क्या पढ़ेंगे? लास्ट वीडियो तक हमने क्या पढ़ा? बिहेवियरल एनालिसिस तक हमने पढ़ चुका था। अब हम क्या पढ़ेंगे? बिहेवियरल एनालिसिस से चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके, आर यू गाइस रेडी फॉर इट? अपनी एनसीईआरटी निकाल के बैठ जाइए। पीडीएफ यहाँ पे चलता रहेगा, नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे, बट एनसीईआरटी साथ में रखो, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कनेक्ट कर पाओगे। एनसीईआरटी में लिख लो, वो ज्यादा सही रहता है, उससे ज्यादा अच्छे से एक याद हो जाएगा आपको। तो पहले क्लास 11th याद करो। आपको बिहेवियरल एनालिसिस के बारे में कुछ भी याद है? कुछ तो बिहेवियर से, कुछ तो मॉडल था, कुछ पैवलव के बारे में बताया गया था, कुछ स्किनर बॉक्स के बारे में बताया गया था, कुछ मॉडलिंग बिहेवियर के बारे में बताया गया था। क्या था वो? थोड़ा बहुत याद होगा। लेट्स रिकॉल इट। ठीक है, उसी से रिलेटेड है। या अगर आपने 11th में अच्छे से पढ़ रखा है तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, और अगर नहीं भी पढ़ा है अच्छे से तो क्या हम किस लिए, हम समझा देंगे अभी आपको। तो बिहेवियरल अप्रोच हम पढ़ रहे हैं। पर्सनैलिटी को समझने के लिए हम बिहेवियरल अप्रोच कैसे मतलब बिहेवियरल अप्रोच के थ्रू हम पर्सनैलिटी कैसे समझ सकते हैं। दिस अप्रोच डज नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू इंटरनल डायनेमिक्स ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर के इंटरनल डायनेमिक्स से नहीं कर रहा है ये, ज्यादा फोकस देता है री पे देता है, या फिर जो आपको लाइक एक बिहेवियर अचीव करना है उसको आप री से कैसे बार बार अचीव करें, और एक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के जो बॉन्ड होते हैं उसके ऊपर होता है। जैसे कि ये सिचुएशन अगर हुई उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दैट ये रिस्पॉन्स आया, वो जो सिचुएशन थी वो स्टिमुलस बन गई, और जो रिस्पॉन्स है, जैसे कि आपने उसको हैंडल करा, जो भी जैसे आपकी पर्सनालिटी एग्जिबिट हो रही है, वो हो गया हमारा रिस्पॉन्स। ओके, स्टिमुलस रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स। और क्या है एक इंपॉर्टेंट वर्ड हमारा? रीइंफोर्समेंट। अब हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। दिस अप्रोच डज नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू इंटरनल डायनेमिक्स ऑफ बिहेवियर। द बिहेवियरिस्ट बिलीव इन डेटा which they feel are definable। डिफाइनेबल होने चाहिए, कुछ एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, डिफाइनेबल होने चाहिए, समझ आ सके, एम्पायरिकली हम स्टेट कर सके, ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। ओके, ऐसे पढ़ इसके थ्रू बिहेवियरल अप्रोच करी जाती है। ओके, दस दे फोकस ऑन लर्निंग ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, एंड देयर रीइंफोर्समेंट होता क्या है? एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, अगर आपको इन केस आपको 11th का नहीं पता कि रीइंफोर्समेंट होता क्या है, तो रीइंफोर्समेंट इज लाइक कि अ, आपने सोचा कि आज आप 5 घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद आप एक मूवी देखोगे, और लाइक वो है कि अपने आपको एक रिवॉर्ड रिवॉर्ड मिल रहा है, एक बिहेवियर परफॉर्म करने के लिए आपको एक रिवॉर्ड मिल रहा है, तो आपने क्या करा? रीइंफोर्समेंट करा ना, सेल्फ रीइंफोर्समेंट करा, कि आपने सोचा कि हाँ मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, आपने पढ़ लिया, और उसके बाद आपने मूवी देखी, तो वो क्या हुआ? सेल्फ रीइंफोर्समेंट हुआ। ओके, ओके, according to them personality can be best understood as response of an individual to the environment। Okay, they see the development simply as a change in response characteristics, that is a person learns new behavior in response to new environments and स्टिमुलस। कि जो इंसान का बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है न्यू एनवायरनमेंट के साथ साथ, या फिर न्यू स्टिमुलस, कोई भी एक नई सिचुएशन आ गई उसके हिसाब से चेंज होता रहता है, न्यू एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता रहता है, ऐसा होता है, स्टैग्नेंट नहीं रहता, चेंज होता रहता है। और वो लाइक चेंज इन रिस्पॉन्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, यही है। फॉर मोस्ट बिहेवियरिस्ट द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनालिटी इज द रिस्पॉन्स। ये हर अप्रोच में नहीं, साइकोडायनेमिक अप्रोच में नहीं, ये बिहेवियरल अप्रोच में। क्योंकि बिहेवियरिस्ट ने बोला है, मतलब बहुत सारे बिहेवियरिस्ट ने बोला है कि जो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनालिटी है वो है रिस्पॉन्स। आप किस तरीके से किस चीज को, किस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हो, वो आपकी पर्सनालिटी एग्जिबिट करता है। ठीक है, structural unit of personality is response, according to whom? According to behaviorist। ठीक है, each response is a behavior which is emitted to satisfy a specific need। As you know, all of us eat because of hunger, but we are also very choosy about food। For example, children do not like eating, children do not like eating many of the vegetables, that is like pumpkin, gourds, and but gradually they learn to eat them। क्यों? क्योंकि उनका बिहेवियर में चेंज आया है। ठीक है, तो उनकी उस बिहेवियर में चेंज की वजह से पर्सनालिटी चेंज आई है। तो यही है, अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरल अप्रोच चिल्ड्रन में इनिशियली लर्न टू ईट सच वेजिटेबल्स इन एंटिसिपेशन ऑफ एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन क्या हो गया? काइंड ऑफ रिवॉर्ड हो गया, जो बच्चे को आ, ये जो उसको पसंद नहीं है वो खाने पे उसको एप्रिसिएशन मिल रहा है, तो वो काइंड ऑफ क्या हो गया हमारा? काइंड ऑफ वो हो गया हमारा
रिवॉर्ड हो गया, ओके। Reinforcement of their parents. Later on, they may eventually learn to eat vegetables, not only because their parents are pleased with this, but also because they acquire the taste of those vegetables and find them good. Thus, the core tendency that organizes behavior is the reduction of biological or social needs that energize behavior. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द कोर टेंडेंसी दैट ऑर्गेनाइजेस बिहेवियर इज द रिडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल और सोशल नीड दैट एनर्जाइजेस बिहेवियर. दिस इज अकॉम्प्लिश थ्रू रिस्पॉन्सेज दैट आर री इन्फोर्स्ड. अगर आपको लाइक कोई भी बिहेवियर लर्न वगैरह करना है तो उसका सबसे बढ़िया कोर टेंडेंसी ये रहेगी कि बिहेवियर जो है रिडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल और सोशल नीड्स को रिड्यूस करके, तो जो बिहेवियर है वो और स्ट्रांग होगा, एनर्जाइज होगा बेसिकली, ठीक है. और वो किसके थ्रू हो रहा है? रीइंफोर्समेंट के थ्रू हो रहा है. रीइंफोर्समेंट क्या है? एक रिवॉर्ड. किसी बिहेवियर की वजह से कोई आपको जो रिवॉर्ड मिल रहा है, दैट इज रीइंफोर्समेंट, ठीक है. From your class 11th, you may recall these several different learning principles that involve the use of stimulus responses and reinforcement in different ways. As I told you from the beginning of this video कि क्या था, हमने क्या 11th में पढ़ा था. हमने 11th में क्या पढ़ा था? पैवलव के बारे में पढ़ा था. हमने इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग के बारे में पढ़ा था. हमने स्किनर के बारे में पढ़ा था. हमने मॉडलिंग के बारे में पढ़ा था. वही बताया गया है कि एज यू मे रिकॉल, आपको याद होगा कि हमने पैवलव के बारे में पढ़ा, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग उसकी पढ़ी, स्किनर की, एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पढ़ी, मॉडलिंग वाला जो बिहेवियर था वो हमने पढ़ा, बैंड्यूरा का जो एक्सपेरिमेंट था वो पढ़ा. आर वेल नोन टू यू. दिस थ्योरी व्यू लर्निंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बिहेवियर फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, ठीक है, अलग अलग एंगल से देखते हैं. किसी में रीइंफोर्समेंट की वजह से बिहेवियर हमें मिल रहा है, किसी में किसी और की वजह से, किसी में लाइक रोल मॉडल जो है उसकी मॉडलिंग करके हमें मिल रहा है बिहेवियर. तो अलग अलग चीजें हैं जिनकी वजह से बिहेवियर एक्वायर हो रहा है, ठीक है. The principles of these theories have been widely used in developing personality theories. For example, observational learning theory considered thought process extremely important in learning, but these find almost no place in classical or instrumental learning. क्योंकि क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल में क्या था? रीइंफोर्समेंट वाली बात हो रही थी. और जो हमारी ऑब्जर्वेशनल थी उसमें ये था कि ऑब्जर्वेशनल कह रही हूँ, जो हमारी ऑब्जर्वेशनल थी उसमें थॉट प्रोसेस का बहुत ज्यादा ध्यान था, ये था. Okay, observational learning theory also emphasizes social learning based on observation and imitation of others. Modeling वाला behavior, बैंड्यूरा का जो experience था, and self regulation. कि आपने देखा कि अच्छा I want to become like that person, X Y और Z anyone, और आपने कहा कि क्यों, why do I want to become like that person? आपने कुछ ऑब्जर्व करा होगा ना जो कि आपको अच्छा लगा होगा, तो आपकी थॉट प्रोसेस इंक्लूड हो रही है इसमें. और आप वो कितनी हद तक अचीव करना चाहते हो वो आपके सेल्फ रेगुलेशन पे डिपेंड करता है कि अच्छा आई वांट टू लाइक बी लाइक दिस, तो इसलिए मुझ में अपने आप में ये चेंजेस लाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो आप पे डिपेंड करता है. उसमें थॉट प्रोसेस आ गई. वहीं अगर हम इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग का करेंगे तो उसमें क्या आ रहा है? रीइंफोर्समेंट आ रहा है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी कल्चरल अप्रोच. कल्चरल अप्रोच में क्या है? हमने बिहेवियरल अप्रोच पढ़ ली, इजी एंड सिंपल, बहुत छोटी अप्रोच थी. किसी ने एक्सप्लेन करने के लिए बोला आप क्या लिखेंगे उसमें, आप सबसे पहले लिखेंगे क्या होता है उसमें, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का हम स्टडी करते हैं. उसके बाद किससे अराइज होता है? बिहेवियरल रीइंफोर्समेंट के थ्रू होता है. हमने 11th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पढ़ी थी, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग पढ़ी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी थी, ये सब कुछ था, ठीक है. तो यही है. और आप उसके थोड़े से एग्जाम्पल लिख सकते हो. ये चीजें हैं, बाकी जो मैंने मार्क करवाया दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हाँ, ये लाइन, द कोर टेंडेंसी दैट ऑर्गेनाइजेस बिहेवियर इज द रिडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल और सोशल नीड दैट एनर्जाइजेस बिहेवियर, ठीक है. और ऐसी मतलब बिहेवियर रीइंफोर्स हो रहा है, ठीक है. तो ये है. अब है हमारा कल्चरल अप्रोच. कल्चरल अप्रोच क्या होती है? लाइक कल्चर टू कल्चर लोगों की क्या पर्सनैलिटी डिफरेंट रहती है. कल्चर अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होता है? कल्चरल अप्रोप्रिएट पर्सनैलिटी क्या होती है? ये यू ऑल्सो एग्री कि ये कल्चर टू कल्चर डिफर करती है. कि अगर आप हो इंसान, ठीक है, आप इंडियन हो, आप हमेशा से लाइक इंडियन ट्रेडिशंस में रहे हो, इंडियन कल्चर में रहे हो, तो अगर आप बाहर जाओगे वेस्ट में, तो क्या आपकी पर्सनालिटी अप्रोप्रिएट रहेगी अकॉर्डिंग टू वेस्ट? तो वो इन्फ्लुएंस होता है, उनके हिसाब से उनकी अप्रोप्रिएट है क्योंकि उनका कल्चरल इन्फ्लुएंस रहा है. और इंडियन के हिसाब से आपकी अप्रोप्रिएट है क्योंकि आप में इंडियन इन्फ्लुएंस रहा है. तो ये क्यों हो रहा है? क्यों इन्फ्लुएंस हो रहा है? क्योंकि कल्चरल अप्रोच में हमें पढ़ेंगे कि क्यों हो रहा है, ये कल्चर कैसे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, आप कल्चर में रह के कैसे इफेक्ट हो रहे हो, ये चीज है. दिस अप्रोच अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी इन रिलेशन टू द फीचर्स ऑफ इकोलॉजिकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. और ये मतलब आपसे अगर डेफिनेशन पूछिए आप तब भी लिखेंगे पर्सनालिटी इन रिलेशन टू द फीचर्स ऑफ इकोलॉजिकल
and cultural environment. Personality in relation to the features of ecological and cultural environment. Okay, good. It proposes a group's economic maintenance system. Group's economic maintenance system plays a vital role in origin of culture and behavioral variations. The climatic conditions, the nature of terrain, देखो क्या क्या इफेक्ट कर रहा है, इकोलॉजी इफेक्ट कर रही है, ठीक है, इकोलॉजी आपका एनवायरनमेंट इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी को ये कहाँ पे बताया गया है, कल्चरल अप्रोच में बताया गया है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन, नेचर ऑफ टेरेन ऑफ हैबिटेट जहाँ पे रहते हो, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, flora and fauna in it determine not only people's economic activities but also their settlement patterns, social structures, division of labor, and other features such as child rearing practices. Child rearing practices as in like अगर आप ट्राइबल कल्चर में जाओगे तो उसमें ये होता है कि जो बच्चा होता है वो काफी इंडिपेंडेंट रहता है। अगर हम वही अर्बन सेटिंग्स में देखेंगे तो बच्चा इतना इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा क्योंकि कल्चरल अप्रोच की वजह से कल्चर ने और जो उसके बैकग्राउंड ने उसकी इकोलॉजी ने उसके सराउंडिंग्स ने उसे इस तरीके से अफेक्ट कर दिया है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा क्योंकि इंडिपेंडेंस का इतना ज्यादा प्रेवलेंस है भी नहीं यहाँ पे। वहीं पे अगर देखा जाए तो जो ट्राइबल एरिया का बच्चा होगा वो ज्यादा इंडिपेंडेंट रहेगा, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है, हंटिंग में, गैदरिंग में, ये सब में ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा बिकॉज ऑफ कल्चर, ठीक है। Taken together, these elements constitute a child's overall learning environment. People's skills, abilities, behavioral styles, and value prioritizes are viewed as linked to strongly linked to these features. मतलब कल्चरल अप्रोच के हिसाब से जो रिचुअल्स हैं, जो सोसाइटी में आप रहे हो, जिस इकोनॉमिक कंडीशन में रहे हो, वो आपके पैटर्न्स बताता है कि अच्छा कैन यू सेटल इन दिस, आपकी पर्सनालिटी बताता है उस इफेक्ट में, ठीक है। चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस कैसे हुई है, क्या आपको लाइक ओवर इंडिपेंडेंस हो गया है या फिर इंडिपेंडेंट एक्सट्रीमली हाइपर इंडिपेंडेंस हो गया है या फिर ओवर डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है, ठीक है। चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस से भी डिफर करती है। ओके, रिचुअल्स इफेक्ट करते हैं कल्चरल, अगर आप अप्रोच में देखें, रिचुअल्स, सेरेमनीज, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, आर्ट्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, गेम्स एंड बहुत सारी चीजें हैं फ्रॉम विच पीपल्स पर्सनालिटी गेट प्रोजेक्टेड इन अ कल्चर। People develop various personality behavioral qualities in attempt to adapt to the ecological and cultural features of groups life। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप वेस्ट में रह रहे हो, वेस्ट में ही पैदा हुए हो और वहां की इकोलॉजी ने, वहां के सराउंडिंग ने आपको काफी इम्पैक्ट करा है, इफेक्ट करा है, तो उस हिसाब से ही आपका पर्सनैलिटी डेवलप होगा। उनके हिसाब से वो बहुत अप्रोप्रिएट होगा एंड लाइक सोशली एक्सेप्टेबल होगा। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लाइक इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो उतना ज्यादा एक्सेप्टेबल ना हो, उतना ज्यादा लाइक सही ना हो, ठीक है, यही चीज है। Thus, the cultural approach considers personality as adaptation of individuals or groups to demands of their ecology and culture। क्या है ये? Cultural approach considers personality as an adaptation of individuals or groups to demand of their ecology and culture। जो उनकी इकोलॉजी और उनका कल्चर डिमांड करता है वैसे इंसान की पर्सनालिटी बनती है, वो उस चीज से अडेप्ट करता है अपने आप को, मतलब उस कल्चर के अकॉर्डिंग अडेप्ट करता है। वही है हमारी कल्चरल अप्रोच में, यही पढ़ाया जाता है कि पर्सनालिटी कैसे डेवलप हो रही है। कल्चर जो है आपका, सराउंडिंग जो है उससे अडेप्ट करके हो रही है, उसकी अडेप्टेशन से हो रही है। ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड these aspects with concrete example। As you know, a good proportion of world's population even today lives in forests and mountainous regions with hunting and gathering, ठीक है, as their primary means of livelihood। The Birhor tribal group, ये example बहुत important है, please mark it। The Birhor, a tribal group of Jharkhand, represents such a population। Most of them live in a nomadic life। बंजारों की जिंदगी जीते हैं बिरहोर, which requires constant movement in small bands from one forest to another in search of games and other forest products। ठीक है, लाइक बिरहोर कल्चर के जो लोग होते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन होती है, बंजारे, नोमैड्स, ठीक है, बंजारे, इधर उधर उनको मूव करना पड़ता है फॉर लाइक सर्वाइवल, और उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी ही यही सब रहती है, ठीक है। अब हमारा क्या बेचते हैं, फ्रूट्स, लाइक फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स क्या लेंगे वो लोग, फ्रूट्स लेंगे, मशरूम्स, हनी। इन बिरहोर सोसाइटी चिल्ड्रन फ्रॉम अर्ली एज आर अलाउड इनॉर्मस फ्रीडम टू मूव इनटू फॉरेस्ट एंड लर्न अबाउट हंटिंग एंड गैदरिंग। इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो हंटिंग एंड गैदरिंग परफॉर्म कर रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली क्या है, ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करना जिससे आपकी लाइक नीड्स सेटिस्फाई हो, ठीक है, यूटिलिटी सेटिस्फाई हो, ठीक है, ये हो गई हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग। अब ये जो इनकी नीड है, ग्रेटिफिकेशन की जो वांट है, ये किस चीज की है, खाने पीने की है, सर्वाइवल की है बेसिकली, ठीक है। कैसे इनका सर्वाइवल हो रहा है,
एक तो बंजारों की तरह घूम के और एक हंटिंग एंड गैदरिंग से, ठीक है। हंटिंग एंड गैदरिंग इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ओके ओके। तो इसमें क्या बताया गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि ट्राइबल पॉपुलेशन में इन जनरल ये करते हैं कि इंडिपेंडेंट रहने देते हैं बच्चों को, ठीक है। बहुत ही सारी इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने देते हैं बच्चों को, ठीक है। उनको लाइक करेजियस बनाया जाता है, करेजियस एज एन फिजिकली करेजियस। हंटिंग एंड गैदरिंग के लिए छोड़ दे रहे हैं तो क्या ये खतरे से कम है? नहीं ना। तो करेजियस ही तो बना रहे हैं। क्या आप छोड़ दोगे या अपने बच्चों को हंटिंग एंड गैदरिंग के लिए ऐसे ही? यू लिव इन एन अर्बन सेटिंग ना, या रूरल सेटिंग में, तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिफरेंट है, आपके कल्चर डिफरेंट है, उनका कल्चर हमसे डिस्टिंक्ट है। तो वो डिफरेंस आ जा रहा है। आप थोड़ी छोड़ दोगे हंटिंग एंड गैदरिंग की, जा बेटा जा शेर मार के ला, जा बेटा जा ये हिरन मार के ला। अब बहुत सारी चीजें हैं, आप क्या बोलोगे? आप अच्छे से पढ़, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर और पैसे कमा, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो रहे हो। आपके लिए वो कल्चरली अप्रोप्रिएट है, आपके लिए जा शेर मार के ला अप्रोप्रिएट नहीं है, जा ये हाथी मार के ला या हिरण मार के ला, वो सब अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। ओके। Early age are allowed enormous freedom to move into forests, learn hunting and gathering. Their child socialization practices are also aimed at making children independent, जो कि मैंने आपको बताया। Autonomous take several decisions for themselves. Autonomous मतलब जो खुद हो रहा है, खुद कर रहे हैं, ठीक है, खुद से डिसीजन ले रहे हैं। And achievement oriented, accept risk and challenges such as those involved in hunting. क्या है ये अचीवमेंट ओरिएंटेड? अचीवमेंट इनके लिए क्या है? क्या इनके लिए बिरहोर कम्युनिटी वाले के लिए अचीवमेंट क्या ये है कि अरे तूने आईआईटी क्रैक कर ली, अरे तूने यूपीएससी क्रैक कर लिया, क्या ये अचीवमेंट है? कल्चरली उनके लिए ये अचीवमेंट अप्रोप्रिएट नहीं है। उनके लिए कल्चरली क्या अचीवमेंट अप्रोप्रिएट है? हंटिंग एंड गैदरिंग। एक ने बोला, ए पर्सन ने बोला कि आज मेरा बेटा हिरण मार के लाया है। दूसरे ने बोला मेरा बेटा आज हाथी मार के लाया है। तीसरे ने बोला मेरा बेटा आज शेर मार के लाया है। तो शेर वाला उसे कितनी इंपॉर्टेंस मिलेगी, ठीक है। तो ये गोल अचीवमेंट का एक डायरेक्शन है, गोल ओरिएंटेड रहेंगे, अचीवमेंट ओरिएंटेड रहेंगे, ठीक है, हंटिंग में, ठीक है, ये चीज है। आते हम। ओके। In agriculture societies, children are socialized to be obedient to elders, न्यूट्रेंट टू यंगस्टर्स एंड रिस्पॉन्सिबल टू देयर ड्यूटीज। एग्रीकल्चरल सोसाइटीज क्या रहती है? इंडिया क्या है? एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चरल सोसाइटीज क्या है? एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब क्या है? लाइक हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन अभी भी, आज भी, आजादी के इतने साल बाद भी एग्रीकल्चर में ज्यादा इन्वॉल्व है। तो देखा जाए तो काफी हद तक हम एग्रीकल्चरल सोसाइटी है। बट टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर हम इसमें किसका एग्जांपल लेंगे? रूरल सेटिंग का लेंगे, ठीक है, जहाँ पे एग्रीकल्चर सोसाइटी ज्यादा प्रेवलेंट है, ठीक है। इन एग्रीकल्चरल सोसाइटीज चिल्ड्रंस आर सोशलाइज्ड टू बी ओबीडियंट। बड़ों का कहना मानो, बड़ों का कहना मानो, बच्चों से प्यार से रहो, आपस में कोई द्वेष नहीं रखना, ईर्ष्या नहीं रखनी, ये सब सिखाते हैं कि अच्छे से रहो। बी काइंड टू योर सेल्फ, बी काइंड टू अदर्स, ठीक है। एंड लाइक ट्रूथफुलनेस की वैल्यू सिखा देंगे एंड कहेंगे कि लाइक रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर लाइक यंगस्टर्स, ठीक है, लव योर यंगस्टर्स एंड फॉरगिव एवरीवन एंड लाइक डू समथिंग गुड, अचीव अ गुड पैकेज, ठीक है, अच्छी नौकरी करो, अच्छा पैसा कमाओ, घर खरीदो, गाड़ी खरीदो, ये कहेंगे। ये क्या है हमारा? ये हमारा गोल ओरिएंटेशन है, ठीक है। यही चीजें वही बताया गया, रिस्पॉन्सिबल टू देयर ड्यूटीज भी बताया गया। हम एग्रीकल्चर सोसाइटी का एग्जाम्पल ले रहे थे ना। तो अगर आप कोई भी लाइक पुरानी मूवी देखोगे जिसमें रूरल सेटिंग है, उसमें यही हुआ कि मेरे पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब एक इंसान रहेगा, उसमें पूरे घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, ठीक है। तो ये क्या दिखाया जा रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए दूसरों को लेकर, और वो फुलफिल करनी चाहिए। और वो जो पर्सन होगा वो लाइक बड़ों की इज्जत करेगा, बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करेगा, ठीक है। एक होता है ये टिपिकल ओल्ड मूवीज कैरेक्टर, ठीक है, ये वही बताया गया। Since these behavioral qualities make people more functional in agricultural societies, they become dominant features of people's personality in contrast to independence, autonomy, and achievement, which are more functional and thus highly valued in hunting gathering societies because of different economic pursuits. Different economic pursuits हैं। हम या फिर like agriculture societies ये थोड़ी कर सकती है कि जस्ट शेर मार के ला, वो कोई गोल ओरिएंटेशन, कोई गोल अचीवमेंट नहीं हुआ उस इंसान का, ठीक है। घास बड़े की इज्जत कर दी, वो एक गोल अचीवमेंट हुआ, ठीक है। छोटों से प्यार से बात करा, वो एक गोल अचीवमेंट हुआ। अपनी घर के प्रति, अपने बीवी बच्चों के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, वो क्या हुआ?
वो एग्रीकल्चर सोसाइटीज के हिसाब से गोल अचीवमेंट हुआ, ठीक है। Children in hunting, gathering, and agriculture societies develop and display different personality patterns. Obviously they will, क्योंकि कल्चर अलग है, कल्चरल डिमांड्स अलग है, ठीक है। तो डिमांड्स अलग है तो अडेप्टेशन अलग होगा ही होगा। ओके, अब है हमारा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। व्हाट इज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच? क्या होता है? पढ़ेंगे क्या होता है, ये बहुत लाइक बढ़िया है, देखते हैं। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच थोड़ा सा लाइक अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि लोगों को लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज ऑलवेज गुड टू नो मोर एंड मोर, ठीक है। जरूरी नहीं है पेपर में आएगा, आना है, ऑब्वियस सी बात है आना है, क्योंकि लाइक एनसीईआरटी है, ठीक है। अच्छे से समझ के चलो, ये समझ के मत चलो कि लाइक आई हैव टू कंप्लीट माय चैप्टर। ये समझ के चलो कि आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस। भले ही आप अपनी लाइफ से थोड़ा सा इसको मतलब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से देखो कि अच्छा अगर मैं ये व्यू करूं, या फिर कोई सामने वाला इंसान है उसके हिसाब से आप व्यू करके चलो, तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, प्रैक्टिकली ज्यादा समझ में आएगा। ओके, द ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज आर मेनली डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू फ्रूइड्स थ्योरी, ठीक है। फ्रूइड्स की क्या थ्योरी थी? साइकोडायनेमिक अप्रोच थी, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस किसे दिया गया था? सेक्सुअल अर्जेस को दिया गया था और एग्रेसिव इम्पल्सेस को दिया गया था, ठीक है। तो उसके रिस्पॉन्स में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आई, ठीक है, मेनली उसके रिस्पॉन्स में आए। So Carl Rogers and Abraham Maslow have particularly contributed to development of humanistic approach on personality. We will briefly examine their theories. Okay. The most important idea proposed by Rogers is that of a fully functioning person. What is a fully functioning person? या जिसके दोनों हाथ चलते हैं, या जिसके दोनों पैर चलते हैं, जिसका बस दिमाग चलता है, क्या होता है fully functioning person? हम ये वो पढ़ेंगे, ठीक है। He believes that fulfillment is a motivating force for personality development. ओके, फुलफिलमेंट मतलब किसी गोल को लेके, गोल अचीवमेंट हो गई, उसकी फुलफिलमेंट आ गई, ग्रेटिफिकेशन आ गया, नॉट सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, लाइक ये ग्रेटिफिकेशन आ गया आपको कि सेंस ऑफ अचीवमेंट बेसिकली, ठीक है, सेंस ऑफ अचीवमेंट, तो फुलफिलमेंट हो गई, उससे यूटिलिटी बढ़ी। इज द मोटिवेटिंग फोर्स फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्योंकि फुलफिलमेंट होगी आपको लाइक एक आप अपनी लाइफ, आपकी लाइफ सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी उससे, ठीक है। तो लाइफ सेटिस्फैक्शन कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं लाइफ सेटिस्फैक्शन। उसकी वजह से एक मोटिवेटिंग फोर्स आएगा कि अच्छा फुलफिलमेंट हो रही है ना, तो उसके लिए आई हैव टू बी मोटिवेटेड टू अचीव दैट गोल, क्योंकि वो गोल अचीव करने के बाद लाइक मेरी यूटिलिटी बढ़ेगी, या फिर आई आई मतलब लाइफ सेटिस्फैक्शन मेरी बढ़ेगी, बेसिकली ये चीज है। He believes that fulfillment is motivating force, ये पढ़ लिया हमने। People try to express their capabilities, potentials and talents to the fullest extent possible, which is very much true. There is an inborn tendency among persons that directs them to actualize their inherited nature. What is actualizing? I've told you in last video. Actualizing क्या है? बताइए क्या है? हमने एक आइडियल सेल्फ पढ़ा, मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, एक्सप्लेन भी नहीं, थोड़ा सा उसके बारे में एक ब्रीफिंग दी थी। एक्चुअलाइज से आपको क्या लग रहा है? हमने एक आइडियल सेल्फ पढ़ा था और हमने अभी एक रियल सेल्फ पढ़ा था। मैंने आपको बताया था वो प्रोसेस जहाँ पे आपका जो रियल सेल्फ है वो आपका आइडियल सेल्फ अचीव करने की कोशिश कर रहा है, वो हो गया हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। मतलब अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने की जो मेहनत है, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, ओके। तो सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर, फिर है रॉजर्स थ्योरी ग्रू आउट ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ लिसनिंग टू पेशेंट्स इन हिज क्लिनिक। ही नोटेड दैट self was important element in experience of his client. Thus, his theory is structured around the concept of self. The theory assumes that people are constantly engaged in process of actualizing their self. Actualizing क्या? Make themselves better. ठीक है, evolve होते रहते हैं, वो evolve होते रहेंगे, stagnant रह जाएंगे तो कैसे जिएगा इंसान? They have to like keep on evolving, ठीक है। You have to, you always gotta move on and self actualize yourself. You have to move on, situations चलती रहेंगी, but आपको you have to like move on and you have to like keep on evolving forever. That's the thing. Rogers suggests that each person also has concept of ideal self, which I told you about. Ideal self क्या होता है? आपने कुछ अपने लिए ना एक स्टैंडर्ड सेट करे हैं कि मुझे 25 तक इतनी इंटरनेशनल ट्रिप्स लेनी है, मुझे 25 तक इतने शो होस्ट करने हैं, मुझे 25 तक इतने अवार्ड्स चाहिए, मुझे 25 तक इतना बैंक बैलेंस चाहिए। वो क्या है जो 25 तक चाहिए आपको? क्या है ये? आपका क्या है? आइडियल सेल्फ है, ठीक है। क्या है? आइडियल सेल्फ, जो आप चाहते हो, जो अभी तक रियलिटी नहीं है, आइडियल सेल्फ है, जिसमें आप अपने आप को लाइक पीक पे मान रहे हो, ठीक है। पीक वैसे कुछ होता नहीं है, पीक इज लाइक कि एक टाइम आता है लाइक यू फील योर बेस्ट कि हाँ मेरी बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है,
बट यू डोंट नो इट कि आप उससे भी ज्यादा बेस्ट हो जाते हो एक पॉइंट ऑफ टाइम में। लाइक पीक आता है, उसके बाद थोड़ा सा डाउनफॉल आता है, उसके बाद लाइक फिर पीक आता है, ये चीज है। डोंट एवर गेट नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव रहो, सब कुछ अच्छा होगा। ओके, पीपल आर कॉन्स्टेंटली इंगेज इन प्रोसेस ऑफ एक्चुअलाइजिंग देयर ट्रू सेल्फ। ट्रू सेल्फ क्या है? 25 तक जो हो वो क्या है? आइडियल सेल्फ। ट्रू सेल्फ क्या है? अभी आप 19 साल के हो, अभी जो हो ना, कितना बैंक बैलेंस है, कितनी इंटरनेशनल ट्रिप्स मारी खुद के पैसों से, कितना लाइक अवार्ड अचीव करा, या जो भी कितने गोल अचीव कर लिए अपने अपने, ठीक है। 25 तक एमएमए सीखूंगा, 19 में आपने सीखा है, वो चीज है, ठीक है। तो यही है कि लाइक अपने आप को एक्चुअलाइज करने का जो प्रोसेस है कि चलो आप एमएमए की ट्रेनिंग चालू कर दिया, अच्छा काम करना शुरू कर दिया, या बिजनेस स्टार्ट कर दिया अपना, ठीक है, कुछ और करने लगे, लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ा, इतना बैंक बैलेंस चाहिए था ना आपको 25 साल तक, वो बढ़ा, वो सब चीजें हैं। ओके, तो यही हो गया रियल सेल्फ एंड लाइक आइडियल सेल्फ। मैंने आपको बहुत ब्यूटिफुली एक्सप्लेन करा है, ठीक है। एंड लाइक दिस इज वेरी मच फन कि आप इसको लेकर अपनी लाइफ में कितना इंक्लूड कर सकते हो। इट्स लाइक कि आपको सब पता है कि हाँ ये होता है, आपको बस लाइक थोड़ा सा, लेकिन ओवर ओवर डिपेंड मत हो जाना ना, लाइक ओवर कनेक्ट मत करने लग जाना अपने आप को, तो पागल हो जाओगे। आई एम सो सॉरी फॉर माई वर्ड्स, यू शुड नेवर यूज दिस वर्ड। बट लाइक एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट माई टीचर टोल्ड मी कि हमें ये वर्ड कभी नहीं यूज करना चाहिए, एंड आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, यू शुड ऑल्सो नॉट यूज दिस वर्ड। अब रॉजर्स सजेस्ट दैट ईच पर्सन ऑल्सो हैज कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ आई टोल्ड यू अबाउट, an ideal self is the self that a person would like to be. When there is a correspondence between the real self and the ideal self, a person is generally happy. What is generally happy? Life satisfaction, ठीक है, क्योंकि गोल अचीव हो गया तो लाइफ सेटिस्फैक्शन मिल गई, ठीक है, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन करा। Like discrepancy between the real self and ideal self often results in unhappiness, क्योंकि dissatisfaction हो जाएगी, क्योंकि आपने अपना गोल अचीव नहीं करा, you will feel useless, you will only feel useless but you're not useless, ठीक है। Rogers basic principle is that people have a tendency to maximize self concept through self actualization. In this process the self grows, expands and become more social. Very easy, now let's move on। ये क्या है हमारा पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट, एक्सपीरियंस, कॉन्ग्रुएंस, इनकॉन्ग्रुएंस, पढ़ेंगे इसके बारे में। Rogers view personality development as a continuous process that is forever evolving process। कभी भी ये नहीं होता कि एक पॉइंट पे आके रुक गए, अब आपका लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। 80 की एज में भी हो सकता है, 10 की एज में होना है तो 10 की एज में भी हो सकता है, होना है 10 तो ज्यादा कम बोल दिया, होना है तो 15 की एज में भी हो सकता है, होना है तो 19 की एज में भी हो सकता है, होना है तो 25 की एज में भी हो सकता है, 80 की भी, ठीक है, हर एज में हो सकता है। और नहीं होना है, करना ही नहीं चाहता इंसान अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज, भले आप 40 साल के हो, 30 साल के हो, 20 साल के हो या 19 साल के हो, नहीं होगा, क्योंकि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। ओके, it involves learning to evaluate oneself and mastering the process or self actualization। ओके, क्योंकि एक पॉइंट के बाद आपके गोल चेंज होने लग जाते हैं। 19 तक आपका गोल ये था, और जो मैंने आपको 25 का गोल बताया, फिर ये हुआ 30 में, आप जब आपने वो गोल अचीव कर लिया, 30 में आपका गोल कुछ और होगा, उससे ज्यादा होगा, तो फॉर एवर इवॉल्विंग, ठीक है। एक यू शुड बी प्राउड ऑफ इट कि आप जो चाहते थे जब आप 14 साल के थे, तो आप चाहते थे कि अच्छा 19 साल में आई हैव टू बी लाइक दिस, मेरा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, आई हैव टू अचीव दिस, और आपने अचीव करा है, यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, क्लैप फॉर योरसेल्फ, ठीक है। ऐसे ही जो आप 25 में चाहते हो, आपको लगता है कुछ और बेटर हो सकता है, वो अचीव हो जाएगा, सब हो जाता है। When social conditions are positive and the self concept and self esteem are high, in contrast when the conditions are negative, मतलब बेसिकली ऑपोजिट, अगर कॉन्सेप्ट हाई नहीं है, सेल्फ एस्टीम हाई नहीं है, तो लाइक इजीली अडेप्ट नहीं कर सकते आप न्यू एक्सपीरियंसेस से, और इतने अच्छे से आप एक्चुअलाइज नहीं करोगे। People with high self-concept and self-esteem are generally flexible and open to new experiences. What is flexible? मतलब कि they are very much adaptive। ये नहीं कि कुछ situation change हो गई तो उसकी वजह से उनको बहुत ही ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ओके, so that they can continue to grow and self-actualize. This situation warrants that an atmosphere of unconditional positive regard must be created in order to ensure enhancement of people's self concept। what is atmosphere? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आता है एमसीक्यू में भी आ सकता है, ये लाइक जो केस स्टडीज वाले एमसीक्यू आते हैं ना, उसमें भी आ सकता है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, व्हाट इज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड? एक किसी ने लाइक बेसिकली सपोर्ट,
सपोर्ट इज दैट, ठीक है, सपोर्ट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ठीक है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन, जो भी आपको पॉजिटिव रिगार्ड मिल रहा है फ्रॉम योर एटमॉस्फेयर, दैट इज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, must be created in order to ensure enhancement of people's self concept. The client center therapy that Rogers developed basically attempts to create this condition. For example, एक बच्चा है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, अब उसके जो घर वाले हैं वो ये ध्यान नहीं दे रहे, कि वो उसको बस ब्लेम कर रहे हैं कि अच्छा तू कभी नहीं सुधरेगा, तू ऐसे ही रहेगा हमेशा। वो शायद मन में सुधरना चाह रहा है, बट उसके घर वाले कह रहे हैं तू कभी नहीं सुधरेगा, तू ऐसा ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। वो क्या, ये नेगेटिव रिगार्ड जा रहा है ना। अब वो बच्चा कब सुधरेगा, उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैसे होगी, उसको चलो एक बार थॉट आया कि अच्छा मुझे ऐसा बनना है, ये मेरा आइडियल सेल्फ है, मुझे ऐसा बनना है, तो उसने थोड़ी सी काम करे, थोड़ा सा उससे गलती हो गई, तो जो पेरेंट है या जो एनवायरनमेंट है, उसकी जो फैमिली, उसने बोला इट्स ओके, तू अचीव कर लेगा, वी नो यू, ठीक है, उसका सेल्फ एस्टीम हाई हुआ, ठीक है, सेल्फ एस्टीम हाई हुआ, फिर उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई हुआ, ठीक है, ये सब चीजें हुई, फिर उसने एक बार जाके अपना आइडियल सेल्फ अचीव कर लिया, ठीक है। तो वही है, गोल अचीवमेंट में अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। गोल अचीवमेंट किस चीज का, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, अपनी आइडियल सेल्फ के अचीवमेंट का, ठीक है। ये कहाँ हमारा पाया जाता है, client centered therapy that Rogers developed basically attempts to create this condition. You're generally familiar with hierarchy of needs propounded by Maslow. From your study of motivation in class 11th, Maslow has given detailed account of psychology healthy people in terms of their attainment of self-actualization, a state in which people have reached their own fullest potential. Maslow had an optimistic and positive view of man who has the potentialities for love, joy, and to do creative work. Maslow had an optimistic and positive view of a man that has potentials for love, joy, and do creative work. Every human being, ठीक है? Human beings are considered free to shape their lives and self-actualize. Self-actualization become possible by analyzing the motivations that govern our life. We know that biological security and belonging and needs are commonly found among animals and human beings. Thus an individual's sole concern with the satisfaction of these needs reduces him or her to level he reduces him or her to the level of animals. The real journey of human life begins with pursuit of self-esteem and self-actualization needs. यहाँ पे बहुत ही सुंदरता के साथ हमें इंसान और जानवरों का डिफरेंस बताया गया है। बायोलॉजिकल सिक्योरिटी, belongingness needs called survival needs are commonly found among animal and humans. Thus an individual sole concern, इंसान का इकलौता कंसर्न क्या होगा, satisfaction of needs reduces his or him or her to the level of animals. इतना ही रहा अगर इंसान, तो वो बस एनिमल तक ही बन के रह जाएगा। असली इंसानियत का सफर खुद को बेहतर बनाने में है, सिर्फ अपनी सर्वाइवल नीड्स पूरी करने में नहीं है, खुद को बेहतर बनाने में है। कैसे बेहतर बनाएंगे, आप एक तो अपना सेल्फ एस्टीम हाई रखिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रखिए। कैसे बेहतर बनाएंगे अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करके, ठीक है, ये चीज है, सेल्फ एक्चुअलाइज करके, ये चीज है, ठीक है। अप्रोच द एम्फोसिस द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ये जो हमने ऊपर बॉक्स देखा था, क्या है ये, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एम्फोसिस emphasizes the significance of positive aspects in life, इसी के बारे में बताया गया है। वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल, ठीक है, पुअरली एडजस्टेड इंडिविजुअल, यही सब बताया गया है। इसमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, इसमें कॉन्ग्रुएंसी है, ये चीज है हमारी, इसमें इसके सेल्फ कॉन्सेप्ट और एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सब बताया गया है। ये वैसे आएगा नहीं है बॉक्स, बट आप देख लीजिए, थोड़ा सही है ये। अब है हमारा हु इज अ हेल्दी पर्सन, कौन है हेल्दी पर्सन। आपका नाम, आप ए हो, ए इंसान हो, आपका नाम है ए, तो ए क्या आप हेल्दी हो, हेल्दी हो तो कैसे हेल्दी हो, मैं रोज जिम जाता हूँ, इतना प्रोटीन लेता हूँ, और लाइक वर्कआउट करता हूँ, मैं तो हेल्दी हूँ। अच्छा, और मेंटली मेंटली तो जी मैं डिप्रेस रहता हूँ। क्या आप हेल्दी हो, ट्रू सेंस में क्या आप हेल्दी हो, नहीं। बीइंग हेल्दी इज नॉट जस्ट अबाउट लाइक बीइंग फिजिकली ओके, इट इज अबाउट बीइंग बोथ फिजिकली एंड मेंटली ओके, ठीक है। फिजिकली खुश हो, मेंटली खुश हो, खुद को सही से ट्रीट कर रहे हो, खुद को आप खुद सही से ट्रीट कर रहे हो, खुद के लिए स्टैंडर्ड सेट करो कि हाँ आई हैव टू ट्रीट माई सेल्फ दिस वे, आई डोंट हैव टू सेल्फ एक्सप्लॉइट माई सेल्फ, ठीक है। नेगेटिव लोगों से सराउंड होकर आई डोंट हैव टू एक सेल्फ एक्सप्लॉइट माई सेल्फ, ये सब चीजें, तब जाके यू आर हेल्दी। सिर्फ प्रोटीन लेने से, जिम में बॉडी बनाने से कोई हेल्दी नहीं हो रहा है, मेंटली भी आपको लाइक अपनी इंजीनियरिंग करनी होगी, देन यू आर हेल्दी, ठीक है।
Who is a healthy person? Humanistic theorists have indicated that healthy person lies in not mere adjustment to the society. It involves a quest to know oneself deeply. Healthy person अपने आप को बहुत अच्छे से जानता है, अपने इमोशंस, अपने बिहेवियर अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, अच्छे से, लाइक 100% अच्छे से तो कोई नहीं कंट्रोल कर सकता, बट एटलीस्ट यू ट्राई, एंड लाइक काफी हद तक अपने लिए सही ट्राई करा। ठीक है, अपने लिए, दूसरों के लिए भी सही ट्राई करा, अपने आप को डीपली जानते हो, ट्रू टू वंस ओन फीलिंग्स, अपने फीलिंग को डिनायल में नहीं रख रहे हो, सप्रेस नहीं कर रहे हो विदाउट डिसगाइज, एंड टू बी वन सेल्फ इन हियर एंड नाउ। अकॉर्डिंग टू देम द हेल्दी पर्सन शेयर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप में होनी चाहिए। First, they become aware of themselves, their feelings, and their limits. Accept themselves and what they make of their lives as their own responsibility. ये नहीं कि इस इंसान ने ना मेरी तो जिंदगी खराब कर दी, लाइक यू वर इन अ रिलेशनशिप टूटा, फिर आपने बोल दिया कि इस इंसान ने मेरी सारी जिंदगी खराब कर दी। क्या ये हेल्दी ह्यूमन बीइंग के साइन है? ये नहीं है। कैसे नहीं है? ठीक है, कुछ देर तक ग्रीव करना, अपनी फीलिंग्स को डिनाई मत करो, दुखी रहो। ठीक है, दुखी रहो, ग्रीव करो, बट एक पॉइंट पे आके यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि ठीक है, जो हो गया, हाँ, सिचुएशन बुरी थी, जो भी था, अब आई हैव टू गेट बेटर। पहले ये नहीं कि एकदम से बेटर हो गए, वो नहीं होता, वो सप्रेस हो गया। यू हैव टू लाइक फील योर इमोशंस, फील करो, लेट इट आउट, अंडरस्टैंड योर इमोशंस, सोचो थोड़ा बहुत, डोंट ओवर थिंक। यू नेगेटिव इमोशंस अट्रैक्ट करता है, बट सोचो। ठीक है, सोचो अपने बारे में, एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ कि हाँ, दुखी तो मैं हूं जाने से। फिर देखो कि आपको क्या ऑल्टर करना है इस चीज में, कि मैं दुखी क्यों हूं? क्या ये एक्सट्रीम डिपेंडेंस की वजह से है? क्या एक्सट्रीम इमोशनल डिपेंडेंस की वजह से है दूसरे पे? तो अगर एक्सट्रीम इमोशनल डिपेंडेंस है, कुछ भी एक्सट्रीम में अच्छा नहीं रहता, एक्सट्रीम इमोशनल मतलब डिटैचमेंट पे थोड़ा सा वर्क करिए। ठीक है, यही है। ये हो गया, दे ऑफ देयर ओन लाइफ हैव द करेज टू बी, आप में हिम्मत है कुछ करने की। ठीक है, बस सिचुएशनल फैक्टर्स की वजह से या दूसरे लोगों की वजह से यू आर नॉट अफ्रेड, वो है आपकी हेल्दी होने का साइन। सेकंड है, द एक्सपीरियंस हेयर एंड नाउ, आर नॉट ट्रैप्ड, एक्सपीरियंस द हेयर एंड नाउ, एंड वो फंसे हुए नहीं है, क्लैरिटी है एक। ठीक है, they do not live in the past or dwell in future through anxious expectation and distorted defenses, calling you out all the delusionals people, all the delusionals। क्या है ये? आप हेल्दी नहीं है, आपका डिल्यूजन जो एक्सेसिव डिल्यूजन है वो हेल्दी नहीं है, कॉलिंग यू आउट। डोंट बी डिल्यूजनल, डोंट बी एक्सट्रीमली डिल्यूजनल, मजाक मस्ती में चलता है, पर डोंट बी एक्सट्रीमली डिल्यूजनल की रियलिटी कुछ और है। यू हैव एक्सपेक्टेड समथिंग एल्स, पास्ट में आप घुसे हुए हो कि लाइक लाइक वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक रिलेशनशिप का एग्जांपल दिया, आपने एक्सपीरियंस कर लिया, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, अच्छे से एक्सपीरियंस करो, अच्छे से ग्रीव करो, अच्छे से वर्क करो, इंजीनियरिंग करो। ये नहीं कि पूरी जिंदगी पास्ट को लेके बैठे रहो कि भाई ये क्या हो गया, इसने तो मेरे साथ बहुत बुरा कर दिया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ठीक है, डोंट कीप ऑन ड्वेलिंग अबाउट द पास्ट, क्योंकि वो कोई फायदा नहीं है, वो बीत चुका है। क्या आप कुछ कर सकते हो उसके बारे में? कुछ नहीं कर सकते। दैट्स द थिंग। हाँ, क्या कर सकते हो? खुद पे आपका कंट्रोल है, यू ओन योर सेल्फ। ठीक है, यू ओन योर सेल्फ, खुद पे आपका कंट्रोल है, तो आप उस चीज पे कंट्रोल कर सकते हो। डोंट कीप ऑन ड्वेलिंग। ठीक है, सामने वाले के आप एक्शंस कंट्रोल नहीं कर सकते हो, कितनी भी भीख मांग लो, कोई नहीं रुकेगा। ये चीज। या फिर फ्यूचर में एंशियस एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, आपने गोल बनाया है 25 साल की उम्र तक आपका बैंक बैलेंस ये रहेगा, ये रहेगा, बट क्या लाइक आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल ही अच्छी नहीं है और आप मेहनत भी नहीं कर रहे हो उसको बेटर करने की। ठीक है, तो तब भी मेहनत ही नहीं कर रहे हो, तो क्या तब भी आपका गोल अचीव हो जाएगा? वो जो आपका आइडियल सेल्फ है वो अचीव हो जाएगा? नहीं होगा ना। बस वो अचीव नहीं हो रहा, उस चीज की एंजाइटी रहेगी, क्योंकि अनरियल एक्सपेक्टेशन पाल रही, क्योंकि आपने एफर्ट डालना नहीं है, तो वो अनरियल एक्सपेक्टेशन है। ये चीज है। एंड डिस्टॉर्टेड डिफेंसेस। ठीक है, यही है डिस्टॉर्टेड रियलिटी से, और लाइक आप अपने डिल्यूजन से और रियलिटी के डिफरेंस की वजह से आप अपना मेंटल पैटर्न वो डिस्टॉर्ट कर रहे हो। ठीक है, प्रेजेंट में नहीं हो आप, या तो फ्यूचर में एंशियस हो या तो पास्ट में रो रहे हो। ये चीज है, ये नहीं करनी है। Assessment of personality. To know, understand, and describe people is a task in which everybody is involved in our day-to-day life. Assessment of personality क्या होता है? assessment पर्सनैलिटी को जो समझने का फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो होता है असेसमेंट। ठीक है, किसी एक इंसान के बारे में हमें कुछ समझना है, कुछ पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे? असेस करेंगे ना। एक असेसर होगा जो कि कंडक्ट करेगा असेसमेंट,
उसके अलग-अलग मेथड्स हो सकते हैं, उसके अलग-अलग टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है? जैसे भी वो असेसमेंट कंडक्ट करना चाहे, असेसमेंट करेगा। वो फर्स्ट प्रोसेस है ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ पर्सनैलिटी, ठीक है? या फिर किसी भी इंडिविजुअल को या सेल्फ को भी, ठीक है? तो यही है हमारा फॉर्मल एफर्ट एम्ड एट अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज टर्म्ड एज पर्सनैलिटी असेसमेंट, ठीक है जी? अब है assessment refers to the procedures used to evaluate or differentiate people on the basis of certain characteristics, ठीक है? असेसमेंट के थ्रू ही आप लोगों में सटल डिफरेंसेस बता सकते हो लोगों की पर्सनालिटी में, ठीक है? देखा जाए तो लाइक आपको इन जनरल जनरलाइजेशन लगाया जाए तो सारे इंडियन एक जैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, सारे वेस्टर्नर्स ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। बट उन वेस्टर्नर्स में भी जो पर्सनालिटी है वो डिफर करेगी ना पर्सन टू पर्सन। कैसे पता चल रहा है हमें कि डिफर कर रही है? असेसमेंट के थ्रू पता चल रहा है। ओके, ये असेसमेंट कहाँ पे काम आती है? जॉब इंटरव्यूज में काम आती है, क्योंकि एक वैकेंसी है, 50 लोग हैं। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा किस चीज के लिए सुटेबल रहेगा? कैसे? कि पर्सनालिटी के हिसाब से पता चलेगा कि क्या ये इस पोजीशन के लिए अडेप्ट कर पाएगा अपने अपने बिहेवियर को या अपनी पर्सनालिटी को। कैसे पता चलेगा? असेसमेंट करोगे ना। ये असेसमेंट किस टाइप की थी जो जॉब इंटरव्यूज के लिए हो रही है? वन ऑन वन, ठीक है? वन ऑन वन असेसमेंट हो रही है, ठीक है? पर्सनल इन्फॉर्मेशन बताए रख, वन ऑन वन इन्फॉर्मेशन सीख हो रही है, ठीक है? पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिस्कस हो रही है, ठीक है? वर्बल हो रही है, ये चीज है। Psychologists have tried to assess personality in various ways. The most commonly used techniques are psychometric tests, self-report measures, projective techniques, and behavioral analysis. Projective techniques, I think आपने पढ़ी नहीं होगी, but projective techniques ये होती हैं कि uh, वो ना repressed emotions जो आप unconsciously रिप्रेस कर लेते हो, सप्रेस कर लेते हो अनकॉन्शियसली, आप उसके बारे में अवेयर नहीं रहते हो, उसको हम थ्रू प्रोजेक्शंस बताते हैं, ठीक है? या आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो, तब भी थ्रू प्रोजेक्शंस बताते हैं, ठीक है? These techniques are rooted in different theoretical orientations, hence they throw light on different aspects of personality. You have read about psychometric tests in previous chapter. We will discuss the other methods. ठीक है? सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स क्या होते हैं? सेल्फ रिपोर्ट नाम से आपको क्या लग रहा है? खुद के बारे में आप बताएंगे, सेल्फ, ठीक है? खुद से बताएंगे, वही है। Alport, who suggested the best method to assess a person is by asking that person about himself or herself. How is that like most लाइक हाउ इज दैट द बेस्ट मेथड? खुद के बारे में अगर आप बताओगे तो आप किसी बायस के चक्कर में आप अपने ओपिनियंस झूठे भी तो बता सकते हो। जरूरी थोड़ी है कि आप अपने आंसर में सही चीज ही बताओगे। आप सोसाइटल एक्सपेक्टेशन की वजह से भी तो झूठे आंसर या फिर लाइक थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आंसर बता सकते हो टू बी सोसाइटली एक्सेप्टेड, ठीक है? ऐसा मत करना, बट होता है ऐसा। दिस लेड टू द यूज ऑफ सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। दीज आर फेयरली स्ट्रक्चर्ड मेजर्स often based on theory require subjects to give verbal responses using some kind of rating scale. ओके, इसमें बट प्रॉब्लम ये आती है, या तो इंसान ना दोनों एक्सट्रीम एंड पे कर देता है। जैसे कि एक टेस्ट हो रहा है, उसमें डू यू फील एंशियस व्हेन यू सिट इन अ सोशल सेटिंग? अब उसमें पॉइंट दे रखे हैं 5, ठीक है? बीच वाला है लाइक फर्स्ट एक्सट्रीम एंड है नो, उससे समटाइम्स, एक में है जनरली, एक में है वेरी मच, और एक में है नॉट एट ऑल, ठीक है? ये है। ये अब डिफरेंसेस आ गए तो दोनों, कुछ लोग ना जनरली एक्सट्रीम एंड्स पे चूज करते हैं, हाँ या ना। और या फिर ये भी होता है कि लाइक जो मिडल वाला है उस पे ही चूज करेंगे, एकदम अपने आप को न्यूट्रल रखेंगे, तो सही से असेसमेंट नहीं हो पाती है इससे, सेल्फ रिपोर्ट से जब रेटिंग होती है। द रिस्पॉन्सेज आर एक्सेप्टेड एट देयर फेस वैल्यू, they are scored in quantitative terms and interpreted on basis of norms developed for the test. Some of well-known self-report measures are briefly described below. The Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Inventory is widely used as test in personality assessment. Hathaway and McKinley developed this test. Developed this, there was a developed this test as helping tool for psychiatric diagnosis. But the test has been found very effective in identifying variety of psychopathology. इसमें MMPI इसमें अवेलेबल है, इसके वर्जन्स वगैरह ये सब है। सब्जेक्ट के पास है ट्रू या फॉल्स में बताना,
The test is divided into 10 subscales which seek diagnosis, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है, या फिर ये सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्लैरिटी होगी। स्किज़ोफ्रेनिया को मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं इससे, मेनिया को बहुत सारे, सोशल इंट्रोवर्जन, ठीक है। इन इंडिया मलिक एंड जोशी हैव डेवलप्ड जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी अलोंग द लाइन्स ऑफ एमएमपीआई से इंस्पायर होके थोड़ा सा, ठीक है। ये एमएमपीआई के बारे में इसको एक बार थोड़ा और अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। थोड़ी-सी ये जो डिटेल्स हैं ना, ऑब्जेक्टिव डिटेल्स हैं, वो थोड़ा-सा लर्न कर लेना, और ये कि किस चीज़ से क्या-क्या पता चलता है, डिप्रेशन, हिस्टेरिया, साइकोपैथिक डेविएट, ये सब, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, ठीक है, ये सब। आइसेंक पर्सनैलिटी क्वेश्चनायर, ठीक है। आइसेंक की हमने पहले थ्योरी भी पढ़ी थी। कौन-सी वाली हमने पढ़ी थी? इंट्रोवर्जन, एक्सट्रावर्जन, न्यूरोटिसिज्म, साइकोटिसिज्म, सोशिएबिलिटी, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। So, developed by Essence, this test initially assessed two dimensions of personality called introverted and extroverted, and emotional stability and emotional unstable, neuroticism and emotional stability. यही बात हो रही है. These dimensions are characterized by 32 personality traits. Later on, Eysenck added the third dimension, psychoticism. ठीक है? It is linked to psychopathology and represent lack of feeling for others. ठीक है? अब दूसरों के लिए नहीं कुछ अच्छे से फील करते हो. ये क्या है हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी, क्या था हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी, और इमोशनल अनस्टेबिलिटी क्या थी हमारी, ये थी हमारी न्यूरोटिसिज्म। ओके जी, न्यूरोटिसिज्म यही है। फिर है साइकोटिसिज्म, जिसमें आप अच्छे से लोगों से लाइक यू कांट फील एनीथिंग अबाउट अदर्स, एनीथिंग एज लाइक एम्पैथी एंड ऑल, ये सब नहीं, ठीक है, ये सब अ टफ मैनर ऑफ इंटरैक्टिंग विद पीपल, आप सोशिएबल नहीं हो, आप नहीं समझ पा रहे हो, आप में एम्पैथी नहीं है, तो आप सोशली कैसे कनेक्ट हो पाओगे। जिसमें थोड़ी-सी एम्पैथी है, काइंडनेस है, उसको पता है काइंड क्यों रहना है, और लाइक वो समझ पा रहा है सामने वाले को, वही तो सोशिएबल होगा, साइकोटिक तो नहीं होगा। साइकोटिसिज्म आ जाएगा जब लाइक सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होगा आपका बिहेवियर, इंटरैक्ट नहीं करना आता आप लोगों को। Tendency to defy social conventions, a person scoring high on this dimension tends to be hostile, egocentric and antisocial. जिस इंसान का साइकोटिसिज्म हाई होगा, इस टेंडेंसी पे, साइकोटिसिज्म की टेंडेंसी पे वो हाई होगा, वो हॉस्टाइल होगा, ईगोसेंट्रिक होगा और एंटी सोशल होगा, क्योंकि उसको ये है कि इनसे क्या मतलब रखना है, क्या लोग हैं, क्यों ही मतलब रखूं, एंटी सोशल हूं मैं, ठीक है, ईगोसेंट्रिक हूं मैं हॉस्टाइल हूँ, लाइक डोंट लाइक सामने वाला, आपको इंसान ही नहीं पसंद सामने वाले, यू डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद देम बिकॉज यू डोंट लाइक देम, यू आर हॉस्टाइल टुवर्ड्स देम, यू हेट देम, ठीक है। अब 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनायर. This test was developed by Cattell. On the basis of his studies, he identifies a large set of personality descriptions which were subjected to factor analysis to identify the basic personality structure. You will learn about this statistical technique later. The test provides with declarative statements and the subject responds to a specific situation by choosing from a set of given alternatives. The test can be used in high school level students as well as with adults. Okay. It has been found extremely useful in career guidance, vocational exploration, and occupational testing. Apart from the few popular tests which use self-report techniques, which have been described above, ऊपर जितनी भी बताई थी वो self-report techniques थी. There are several other that try to assess specific dimensions of personality, that is authoritarianism, locus of control, optimism, ये सब के लिए भी और भी सारी specific dimensions है, उसके लिए भी other है जो assess करती हैं, और studies भी हैं. As you proceed further with your study in psychology, you will come to know more about them, ठीक है. The self report measures suffer, मतलब इतने में तो हमें इतना ही बताएंगे, अभी हम 12th में हैं, और कितना बता देंगे. 12th में आप हैं, हम नहीं. आप अभी 12th में, आपको और कितना ही बता देंगे, कॉलेज में बताएंगे, ऑनर्स में बताएंगे, ठीक है, मास्टर्स में बताएंगे, तब पता चलेगा आप लोगों को ज्यादा अच्छे से कि और कौन कौन से टेस्ट हैं जो ये सब बताता है. अथॉरिटेरियनिज्म, लोकस ऑफ कंट्रोल, ऑप्टिमिज्म, ये सब कुछ, नार्सिसिज्म, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, ठीक है. अब है हमारा सोशल डिजायरेबिलिटी is one of them. It is a tendency on the part of respondent to endorse item in socially desirable manner. Acquiescence is another. It is a tendency of subject to agree with items irrespective of their contents. It often appears in form of saying yes to items. These tendency render the assessment of personality less reliable. असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी सेल्फ रिपोर्ट मेजर के थ्रू मैंने आपको बताया था इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं. सोशल डिजायरेबिलिटी देखते हैं लोग कि अरे मेरे व्यू थोड़े से डिफरेंट है, तो क्या सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी, ये चीज तो सोशल डिजायरेबिलिटी. और फिर लाइक एक्वाइंशंस क्या होता है, हर चीज के लिए हाँ करना, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या वो चीज की बात हो रही है, हाँ कर दिया क्योंकि आपको अलग नहीं जाना, ठीक है, आपको जनरल पॉपुलेशन के साथ ही रहना है.
फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन पूछा 10 बच्चों की क्लास में, 9 बच्चों ने कहा कि ये ए है आंसर, बट दूसरे वाले ने कहा नहीं यार मैंने पढ़ा तो था बी था आंसर। फिर लेकिन उसने लाइक पीयर प्रेशर में आके या फिर लाइक कि सब हाँ बोल रहे हो तो मैं भी हाँ ही बोल देता हूँ, उसके चक्कर में आके आंसर गलत बता दिया। बाद में पता चलता है बी ही था आंसर, ए नहीं था। ठीक है, हर चीज के लिए यस 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 करना, ठीक है, अपोजिशन नहीं करना किसी चीज का। इसलिए लेस रिलायबल हो जाती है असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स के थ्रू। It is also necessary to sound a note of caution at this stage. Remember that psychological testing and understanding personality requires great skill and training, extensive great skill and training होनी चाहिए। Randomly कोई भी इंसान नहीं आपको बता सकता है कि असेसमेंट कैसे, ये जो इंस्टाग्राम पे जो रील्स आती है ना कि आपको लाइक साइकोलॉजिकली ना एक तो ये सबकॉन्शियसली इफेक्ट करती हैं। वो लोग बिल्कुल कोई ट्रेनिंग नहीं हुई उन लोगों की और इतनी कोई ग्रेट स्किल्स एक्वायर नहीं करी है उन लोगों ने, उनसे आप इतना ज्यादा इफेक्ट हो जाते हो, इन्फ्लुएंस हो जाते हो, जो कि मत हुआ करो। क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और अंडरस्टैंडिंग जो पर्सनैलिटी है, सामने वाला अपने थॉट्स रख रहा है, वो जो आपको इफेक्ट कर रहे हैं, उसने इसके पीछे कोई रिगरस स्टडी नहीं करी है, कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। आप बस उसके थॉट से इंस्पायर हो जा रहे हो, ठीक है, आप उसके थॉट से इन्फ्लुएंस, इंस्पायर तो थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो, ठीक है। रिक्वायर्स, तो ये जान लो कि इट रिक्वायर्स ग्रेट स्किल एंड ट्रेनिंग। किसी की भी बात मत सुनत करो जो इंस्टाग्राम पे आ जाता है या कहीं भी सोशल मीडिया पे आ जाता है, ठीक है। अनलेस यू हैव अक्वायर्ड दी स्किल्स, और खुद भी मत कोशिश करा करो प्रोफेशनली कि नहीं होगा, टू एन ऑप्टिमम लेवल अंडर केयरफुल सुपरविजन ऑफ एन एक्सपर्ट। यू शुड नॉट वेंचर इनटू टेस्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग पर्सनालिटी ऑफ अ फ्रेंड्स हु डू नॉट स्टडी साइकोलॉजी। मस्ती मजाक में चलता है कि हाँ चल तेरे पर्सनालिटी के बारे में बताता हूँ, मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, अभी हम नहीं कर सकते। मैंने इतनी रेगुलर स्टडी नहीं करी है, इतनी रेगुलर ट्रेनिंग नहीं है मेरी। आई कांट लाइक कंडक्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑन यू, ठीक है। उसके लिए अच्छे से इंटरप्रिटेशन मुझे अच्छे से आनी चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कैसे कंडक्ट करवाना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, क्या लिखना है, ठीक है, क्या समझना है। वरना मैं तो ऐसे कुछ भी लगा सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ, अपनी मर्जी से लिख सकती हूँ, ठीक है। ये चीज है। तो लाइक प्रोफेशनली डोंट ट्राई टू डू इट, मस्ती मजाक में चलता है। अब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, द टेक्निक्स ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट डिस्क्राइब सो फार आर नोन एज डायरेक्ट टेक्निक्स। डायरेक्ट टेक्निक कैसे है, क्योंकि सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स में आपने क्या करा, पहली बात आपने डायरेक्टली जाके पूछा ना, वन ऑन वन बेसिस पे पूछा ना, आपने यही करा ना। आपने ये जितने भी ये थे 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चन आयर, या फिर हमारा हो गया आइसिंग पर्सनालिटी क्वेश्चन आयर हो गया, या फिर हमारा मिनेसोटा वाला मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी हो गया, ये इसमें आप खुद पूछ रहे हो, ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, सेल्फ रिपोर्ट मेजर से डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है। लेकिन क्या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो होती हैं उसमें ना इंसान जो है वो कॉन्शियस ही नहीं रहता है, कॉन्शियस क्या, उसको पता ही नहीं रहता, अवेयर ही नहीं रहता, अनअवेयर रहता है कि ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ है, इट एग्जिस्ट, या अनअवेयर है वो इंसान, ठीक है, उसकी गलती नहीं है, वो अनअवेयर है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स उस अनअवेयरनेस को, वो अनकॉन्शियस माइंड में जो है उसको बाहर निकाल के लाएगी, तब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आप पढ़ेंगे, ओके जी। Projective techniques of personality assessment described so far are known as direct techniques because they tend to rely on information directly obtained from a person who clearly knows that his or her personality is being assessed. ठीक है जी। In this situation, इनको पता है कि हाँ हो रहा है, they are aware about it. But मतलब तब तो ये लोग थोड़े कॉन्शियस, ड्रॉबैक इसका क्या था, जो वन ऑन वन बेसिस पे सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स हो रहे हैं, कॉन्शियस हो जाता है इंसान, हेजिटेट करने लग जाता है, ठीक है, कि मैं अपनी प्राइवेट फीलिंग कैसे शेयर करूं, थॉट्स कैसे शेयर करूं, ठीक है। हाँ आप रैपो फॉर्म कर लेते हो, बट उसके बाद भी जरूरी थोड़ी है कि इंसान आपसे कनेक्ट कर ही जाए इमोशनली, कि आपको वो बता ही दे बहुत अच्छा, लाइक ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग या बॉन्ड बन गया कि इतना अच्छा से बता ही दे, जरूरी नहीं है। इन जनरल होता है क्योंकि रैपो फॉर्मेशन अच्छी हुई होती है, बट जरूरी नहीं है। तो इंसान लाइक सोशल डिजायरेबिलिटी के चक्कर में और लाइक हाँ हाँ करने के चक्कर में फंस जाता है, वो उसके ड्रॉबैक्स हैं। तो ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान को पता ही नहीं कि उसके ऊपर ऐसा कुछ इस चीज के हिसाब से कुछ कंडक्ट हो रहा है। उसको पता है कि हाँ टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, बट किस चीज के रिगार्डिंग कंडक्ट हो रहा है वो उस इंसान को नहीं पता है, ठीक है। क्योंकि वो उस पहली बात तो उस फीलिंग के बारे में अनअवेयर है, उसके बाद उससे डायरेक्टली नहीं पूछा जा रहा है कि क्या हुआ है, तू खुद बता, तो वो थोड़ा शर्माएगा, झिझकिचाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस उसको टेस्ट दे रहे हो, आप उसको वो परफॉर्म करना है, उसने अपनी लाइक जो भी फीलिंग्स है वो प्रोजेक्ट करी उसके ऊपर, और फिर आपको पता चल गया, तो इससे हेजिटेशन भी गई, क्योंकि डायरेक्टली कुछ नहीं पूछा, हेजिटेशन गई, सोशल डिजायरेबिलिटी गई, कि उसको पता नहीं कि हो क्या रहा है, अच्छा ये बनाना है मैंने बना दिया, बट उसको ये नहीं पता चल रहा है कि इसके थ्रू उसके बारे में कुछ पता है लगाया जा रहा है, वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है क्योंकि वो खुद अवेयर नहीं है अपनी फीलिंग्स के बारे में, ठीक है। The psychoanalytical theory tells us that a large part of human behavior is governed by unconscious motives. Okay.
डायरेक्ट मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट कैन नॉट अनकवर द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ आवर बिहेवियर। अनकॉन्शियस आप अवेयर नहीं हो तो आप बताओगे कैसे? आप वही चीज बताओगे ना जिसके बारे में आप अवेयर हो। ठीक है, आप अगर इंटरव्यू में भी जा रहे हो या फिर लाइक जितने भी ये पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चन आयर्स थे, आप तभी बताओगे ना सेल्फ के बारे में। आप तब बताओगे जब आप अवेयर हो कि अच्छा ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है, ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसी फीलिंग्स है मेरी। जब आप अवेयर हो तब तभी बताओगे। जब आप अवेयर नहीं हो तो उसको अनकॉन्शियस से कहीं ना कहीं, पहली बात तो कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेस होगा, अनकॉन्शियस में है। बट बहुत सारी, जैसे अनकॉन्शियस माइंड में जो भी होता है आपके ड्रीम से होता है, आपके लिए कुछ कुछ जोक्स से प्रोजेक्ट हो जाती हैं चीजें, हमने पढ़ा था ना, जोक से हो रहे हैं रिप्रेजेंट, या फिर ड्रीम से हो रही है। ठीक है, ये सब कुछ कुछ थॉट प्रोसेस, ठीक है, इस सब से हो रही है। तो हम वही देखेंगे कि इसमें अनकॉन्शियस माइंड को कैसे लाया जा रहा है। दीज टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन assumption that are less structured or unstructured stimulus or situation will allow individual to project his or her feelings, desires and needs on top of situation. These projection are interpreted by expert। आप नहीं इंटरप्रेट कर सकते, इसके लिए भी रेगुलर ट्रेनिंग लगती है। आप तो कुछ भी इंटरप्रेट कर दोगे, आप कुछ भी इंटरप्रेट कर दोगे। ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, सो कॉल्ड साइकोलॉजिस्ट जो इंस्टाग्राम पे बैठे हुए हैं, कुछ भी इंटरप्रेट कर देंगे कि इफ यू आर डूइंग दिस तो आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हो। उनको कुछ नहीं पता, उन्होंने कहीं से सुना, उन्होंने आपको आके बोल दिया। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चीजें डिफर करती हैं, तो आप मत सुना करो इसको, क्योंकि ये सबको एक ही थाली में से, एक ही थाली का चट्टा बट्टा मानते हैं। ठीक है, तो मत ही सुना करो। A variety of projective techniques have been developed. They use various kind of stimulus materials and situation for assessing personality. Some of them require reporting association, stimulus, words, ink block, ठीक है, Rorschach, ink block test, ठीक है, ये सब है रोजनविक का। ठीक है, अब है हमारा सब इन्वॉल्व स्टोरी राइटिंग अराउंड पिक्चर्स, सम रिक्वायर सेंटेंस कंप्लीशन। ये बहुत बढ़िया, ये याद कर लो। वैसे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स से बहुत बढ़िया टेक्निक्स हैं, ये याद करनी है, ये आएंगी पेपर में। पहली बात तो हम पढ़ेंगे कि projective techniques जो है, while the nature of stimulus and response in these techniques vary enormously, all of them do share following features। क्या फीचर्स शेयर कर रहे हैं, क्या कॉमन, क्या वेराई तो कर रहे हैं, डिफरेंट तो हो रहे हैं, लेकिन जो चीजें सेम शेयर कर रहे हैं वो क्या शेयर कर रहे हैं, हम वो देखेंगे। ठीक है, स्टिमुलस आर रिलेटिवली और फुली अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, स्टिमुलस जो चीज की वजह से कुछ रिस्पॉन्स आएगा वो एक रिलेटिवली या फिर फुल्ली अनस्ट्रक्चर्ड रहते हैं, स्ट्रक्चर्ड नहीं रहते। जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स लगा रहे हैं, तो चीजें स्ट्रक्चर्ड है ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइज क्वेश्चन है, इसमें स्ट्रक्चर्ड नहीं है, पोorly डिफाइंड। द पर्सन बीइंग असेस्ड इज यूजुअली नॉट टोल्ड अबाउट द पर्पस, वरना वो कॉन्शियस हो जाएगा और वो अनकॉन्शियस माइंड को कैसे फुल्ली एक्सप्रेस कर पाएगा। एंड द मेथड ऑफ स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन, बताएंगे भी नहीं कि क्या स्कोर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर्सन इज इन्फॉर्म दैट देयर आर नो करेक्ट और इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज, ताकि सोशल डिजायरेबिलिटी में ना आए वो कि अरे मेरा आंसर गलत हो गया तो क्या होगा, मेरा आंसर सही होगा तो मेरे को एक्सेप्टेड माना जाएगा, ठीक है, मुझे वैलिडेशन मिलेगी। बट मेरा आंसर गलत हो गया तो क्या होगा, क्या सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी? वही, इसलिए कुछ सही गलत नहीं होता। इज जस्ट दैट कि डिफरेंट हो आप, सही नहीं हो, गलत नहीं हो, डिफरेंट हो। जब तक मॉरली सही हो तब तक तो डिफरेंट हो, मॉरली गलत मत हो ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो सब में होते हैं। अब हमारा ईच रिस्पॉन्स इज कंसिडर्ड टू रिवील अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। हर एक एस्पेक्ट एक सिग्निफिकेंट, हर एक लाइक एक रिस्पॉन्स एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट बताएगा पर्सनैलिटी का। ठीक है, स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन आर लेंदी एंड समटाइम्स सब्जेक्टिव। कुछ भी मतलब निकल सकता है, कोई एक ही मतलब नहीं निकलेगा। लेंदी है, सब्जेक्टिव है, ह्यूमन फीलिंग्स है ना, तो लेंदी होंगी, सब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, और अनकॉन्शियस मैनर में है, डिप्रेस थी या सप्रेस थी, जो भी थी, ये चीज है। Projective techniques are different from psychometric tests in many ways. They cannot be scored in an objective manner. They are generally required qualitative analysis for which rigorous training is needed. Objective में तो एक बार उतनी ज्यादा rigorous लगी भी नहीं, क्योंकि objective है, उतने अच्छे से पता है, बस उसमें कंडक्शन में और लाइक मार्क्स किस हिसाब से दें, ठीक है, उस बेसिस पे लगेगा बस ट्रेनिंग। बट इसमें तो इतना सब्जेक्टिव आंसर्स आ सकते हैं, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन आ सकते हैं कि लगेगा ही टाइम आपको। ठीक है, अब ये कुछ कुछ टेस्ट हैं जिनके बारे में बताया गया था, वो हम देखेंगे। जैसे मैंने आपको रॉर्शैच का इंक ब्लॉट टेस्ट बताया, ये थोड़ा याद कर लेना, क्योंकि आ जाता है कि एक्सप्लेन सम ऑफ द प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, आना भी चाहिए। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमारा है, मैं बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी कैसे होते हैं, ऐसे नहीं छोड़ूंगी, बस दिखा रही हूँ पहले। रोजनविक जिसका मैंने बोला था, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी,
फिर है हमारा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, फिर है हमारा ड्रॉ पर्सन टेस्ट, ठीक है। रॉरशैच का इंक ब्लॉट टेस्ट क्या है? ये पहली बात तो बनाया किसने, हम वो देखेंगे, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, किसने बनाया? हरमैन रॉरशैच ने, ठीक है। द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 10 इंक ब्लॉट्स, 5 of them are in black and white, 2 with some red ink, and remaining 3 in some pastel color, ठीक है। The plots are symmetric in design with specific design or shape or form. Each plot is printed in the center of a white cardboard. White cardboard के बीच में होगा ये, ठीक है। That is about ये size इतना ज्यादा important नहीं, but you can like learn it. The plots were originally made by dropping ink on piece of paper and then folding the paper in half, hence called ink blot test. Paper in half. The cards are administered individually in two phases. First phase, performance proper. The subject has shown the cards and asked to tell what they see in them. ठीक है? Performance proper क्या है? कि लाइक सब्जेक्ट को बोला जा रहा है कि अब बताओ क्या है, क्या देख रहे हो आप इसमें, जो इंक ब्लॉट है उससे आपको क्या लग रहा है कि क्या बताया गया इसमें। फिर है हमारा जो सेकंड है वो है इंक्वायरी, अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ रिस्पॉन्स। पहली बात तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, इसमें हमारा इंपॉर्टेंट है कि 10 इंक ब्लॉट्स होंगे, 10 इंक ब्लॉट्स होंगे, जिसमें से हमारे जो पांच है वो ब्लैक एंड व्हाइट में रहेंगे, जो दो हैं वो होंगे रेड में, और जो हमारे बाकी के जो तीन बच रहे हैं वो किस में होंगे, हमारे पेस्टल कलर्स में। ओके, ये है, ये बहुत अच्छे से मेंशन करना है, बहुत जरूरी है। फिर हमें बताना है कि मतलब फोल्ड करा जा रहा है, पेपर को फोल्ड कर रहे हैं, ये बताएंगे ब्लॉट इज प्रिंटेड ऑन व्हाइट पेपर, ठीक है। द ब्लॉट्स वर ओरिजिनली मेड बाय ड्रॉपिंग इंक और पेस्ट ऑफ पेपर एंड देन फोल्डिंग द पेपर, ठीक है, इसलिए इसको इन ब्लॉट कहा जा रहा है। और फिर ये बताएंगे हम कि टू फेजेस में होता है। पहला फेज क्या होता है? परफॉर्मेंस प्रॉपर, द सब्जेक्ट्स आर शोन द कार्ड्स एंड आस्क्ड टू टेल व्हाट दे सी इन ईच ऑफ देम, ठीक है। इन द सेकंड फेज में क्या होता है? वो होती है इंक्वायरी, अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ रिस्पॉन्सेज। रिपोर्ट ऑफ रिस्पॉन्सेज, जो भी रिस्पॉन्स आया है उसकी डिटेल रिपोर्ट। आई होप ये आपने मार्क कर लिया होगा, ये मार्क कर लो अपनी बुक में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर आपसे इससे क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन तो मैंने बहुत अच्छे से कर दिया है, बट अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आप यही लिखना। एंड हाँ, वन मोर थिंग, वी हैव स्टार्टेड आवर यूट्यूब चैनल, सॉरी वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर यूट्यूब चैनल, माय बैड। वी हैव स्टार्टेड आवर इंस्टाग्राम पेज इवारा 1017, ठीक है। गो एंड फॉलो इट। कोई भी आपको डाउट है, मैंने अपना वैसे नंबर भी शेयर कर ही रखा है डिस्क्रिप्शन में, एंड आपको कोई भी डाउट है जस्ट ड्रॉप अ डीएम एंड लाइक आई विल बी ऑन इट, एंड मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी जो भी डाउट है आप लोगों को। अब हम एक और चीज करने वाले हैं, हम अपना टेलीग्राम का भी एक चैनल बनाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे, एंड सून हम अपने पेड कोर्सेज भी देंगे। जी हाँ, बिल्कुल, हर सब्जेक्ट के देंगे, इंग्लिश के, पॉलिटिकल साइंस के, साइकोलॉजी के तो जरूर जरूर। बाकी अगर आपको और कोई सब्जेक्ट के पेड कोर्सेज चाहिए, अच्छी सी क्लासेस चाहिए तो बताओ, क्योंकि लाइक दैट्स फॉर अ फैक्ट कि लाइक आई एम अश्योरिंग यू बेस्ट क्लासेस। और इंग्लिश सब पढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, किसी को मैं कुछ नहीं बोल रही, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने खुद उनसे पढ़ा था एक टाइम पर, बहुत अच्छे से पढ़ा था। बट मैंने कुछ ऐसी टेक्निक्स बनाई हैं, कुछ नोट्स ऐसे बनाए हैं, नोट्स बनाने का तरीका एक अलग था, जो कि आई थिंक अगर मैं शेयर करूंगी तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। तो डू लेट मी नो। एंड इंग्लिश की भी वीडियोस बहुत जल्दी आने वाली है, साइकोलॉजी की तो आ ही रही है, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस की भी जल्दी आने वाली है। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस पर जो फोकस रहेगा ना, उसमें ये फोकस रहेगा नोट मेकिंग कैसे करें, रीड करते करते नोट मेकिंग कैसे करें, ठीक है। नोट्स मेकिंग कैसे करें, किस तरीके से बनाएं, कि क्या पूरा चैप्टर ही लिख दें या बस समरी लिखी, क्या करें। इंग्लिश के तो नोट्स ऐसे कहीं और प्रोवाइड हुए नहीं होंगे जिस तरीके से हम अपने चैनल पे इंग्लिश के नोट्स प्रोवाइड करेंगे। दैट्स फॉर अ फैक्ट एंड दैट आई एम श्योर अबाउट, कि ऐसे नोट्स कहीं और होंगे नहीं जिस तरीके से हमने बनाए हैं नोट्स, ठीक है, और जिस तरीके से हम आपको बनवाएंगे, लाइव क्लासेस में नोट्स बनवाएंगे, ठीक है। और रही बात हमारी पॉलिटिकल साइंस की, उसको तो कहानी की तरह पढ़ रहे हैं, उसको अप्रोचेस की तरह पढ़ना है, उसमें भी हम ज्यादा फोकस हम नोट मेकिंग पे डालेंगे, ठीक है। ओके, हम कहाँ थे? Prepared by ask the subject to tell how and on what basis was particular response made. अब जो इंक्वायरी है, इट इज अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ रिस्पॉन्स is prepared by asking the subject to where, how and on what basis the particular response made.
ये बताएंगे, वो इंक्वायरी का ये प्रोसेस है बेसिकली। फिर है फाइन जजमेंट इज नेसेसरी टू प्लेस सब्जेक्ट रिस्पॉन्सेज इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। सब्जेक्टिव अप्रोच लगेगी ना, सब्जेक्टिव अप्रोच फॉलो करने के लिए रिगरस ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है, वही है। फाइन जजमेंट इज नेसेसरी। अब है हमारा द यूज और इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस टेस्ट रिक्वायर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग। एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, कोई भी ऐरा गैरा ना तू गैरा नहीं कर सकता कोई ये इंटरप्रेट। Computer techniques too have been developed for analysis of data. For example, Rorschach ink blot is given in figure this. ये ये ink blot ही है हमारा, ठीक है, यही बताया गया है। इंपॉर्टेंट चीजें बता दी, आपने मार्क कर लिया था। उसके बाद हमने इंक्वायरी की जो चीजें हैं वो बता दी कि इंक्वायरी में क्या होता है, सब्जेक्ट को बताना होता है, हाउ एंड ऑन व्हाट बेसिस वाज पर्टिकुलर रिस्पांस मेड, ये सब। अब है हमारा थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। व्हाट इज थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट? अब हम ये पढ़ेंगे। This test was developed by Morgan and Murray. It is little more structured than the ink blot. Ink blot क्यों नहीं structured है उतना ज्यादा? इंक ड्रॉप हो रही है, इंक ब्लॉट टेस्ट ही उतना ऑर्गेनाइज या स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा थीमेटिक अप्रिशिएशन जो टेस्ट है थोड़ा सा मोर स्ट्रक्चर्ड है इंक ब्लॉट से। दिस कंसिस्ट ऑफ 30 ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर कार्ड्स, 30 ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर कार्ड्स एंड वन ब्लैंक कार्ड, वन ब्लैंक कार्ड, ओके। Each picture card depicts one or more people in a variety of situations. Each picture is printed on a card. Some cards are used with adults, males or females. Other are used with boys and girls. ठीक है, एज के हिसाब से चेंजेस। अब हमारे still other are used in some combination. 20 cards are appropriate for a subject, although lesser number of cards have also been successfully used. यही है, हमने ये इंपॉर्टेंट चीजें देख ली। द कार्ड्स आर प्रेजेंटेड वन एट अ टाइम। द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू टेल अ स्टोरी डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन प्रेजेंटेड इन दी कार्ड्स। कार्ड्स दे दिए जाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर दी जाएंगी पहले तो 30 एंड वन ब्लैंक पेज दिया जाएगा। अब हर एक पिक्चर में जो इंसान है वो किसी ना वैरायटी ऑफ सिचुएशन से एक्सपोज होते हुए दिखेगा आपको, ठीक है, वैरायटी ऑफ सिचुएशन से एक्सपोज होते हुए दिखेगा। और जो सब्जेक्ट है हो सकता है कि मतलब उसमें वैरायटी ऑफ सिचुएशन कुछ भी हो कि हाँ स्ट्रेसफुल आ रहा है या फिर जो भी इंसान को स्ट्रेसफुल हुआ वो दिखा रहा है, अब जो भी है, जो जिसपे टेस्ट कंडक्ट हो रहा है उससे बोला जाता है कि कोई सिचुएशन बताओ कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा होगा। अब वो जो सिचुएशन बताएगा ना, जो वो कहानी बनाएगा कि मुझे लगता है ये इस चीज में फंसा है, इसलिए इसके साथ ये ऐसा हो रहा है, इसलिए ये ऐसा फील कर रहा है, तो उससे उसके सप्रेस्ड या अनकॉन्शियस इमोशंस हमें पता लगेंगे, ठीक है। सिचुएशन बता दी, डिस्क्राइबिंग प्रेजेंटेड इन द पिक्चर, ठीक है, वो बताएगा इंसान व्हाट लेड अप टू दिस सिचुएशन। उस इंसान से पूछेंगे तुम्हें क्यों लगता है कि ये इंसान इस सिचुएशन में फंसा है, हम ये पूछेंगे। और क्या हो रहा है इस सिचुएशन में, क्या इसमें फ्यूचर में क्या होगा इस इंसान के साथ, ठीक है, फ्यूचर प्रिडिक्ट करवाना चाहेंगे। कैरेक्टर की फीलिंग और थिंकिंग क्या होगी, उससे क्या पता चलेगा, उस इंसान की फीलिंग और थिंकिंग पता चलेगी, ठीक है, क्योंकि जो अनकॉन्शियस चीजें होती हैं वो ऐसे ही दिखती हैं, ठीक है, यही होगा हमारा। अब हमारा टेस्ट हैज बीन मॉडिफाइड फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर एजेड। Uma Chaudhary's Indian adaptation of thematic appreciation test is also available. The example of TAT card is given in फिगर 2.25। किसी को इसमें देखने में लग सकता है कि एक इंसान के पास्ट और मतलब पास्ट और फ्यूचर के बारे में बताया गया कि वो अब कितना बूढ़ा हो गया है और लाइक पहले कितना यंग था, वो सब कुछ भी हो सकता है। वो सोच रहा है कि ये मतलब टाइम कैसे चेंज होता है, ठीक है, और ये बहुत ही घमंडी इंसान था, अभी आगे जाके सारा घमंड टूट गया, ये सब अनकॉन्शियसली दिख रहा है सब, ये सब हो सकता है। बट हाँ, हमें ये नहीं कंडक्ट करना चाहिए खुद, क्योंकि उसके लिए एक्सटेंसिव ट्रेनिंग लगती है। जरूर ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड है फ्रॉम दी रॉर्शेच इंक ब्लॉक टेस्ट, बट ये उतना ज्यादा आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे, इसके लिए एक्सटेंसिव ट्रेनिंग चाहिए क्योंकि सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा रोजनविक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, ठीक है। रोजनविक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी क्या होती है, नाम से आपको क्या लग रहा है, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी में क्या होगा ये बताओ। Test was developed by Rosenvik to assess how people express aggression in face of frustrating situation. ठीक है, इसमें ये है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन, एग्रेसिव सिचुएशन, जब आपकी एग्रेसिव इम्पल्सेस आ रही हैं तो इंसान कैसे सिचुएशन को फेस कर रहा है, फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन को कैसे फेस कर रहा है। द टेस्ट प्रेजेंट विद हेल्प ऑफ कार्टून और पिक्चर और सीरीज ऑफ अ सिचुएशन इन व्हिच वन पर्सन फ्रस्ट्रेट अनदर और कॉल्स अटेंशन टू अ फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन। The subject is asked to tell what the other frustrated person will say or do. अब इससे पता चल जाएगा, दो इंसान डिपिक्ट करे हुए हैं, ठीक है, दो इंसान डिपिक्ट करे हुए हैं, उसमें से बोला गया है कि दो इंसान करे हुए हैं डिपिक्ट, जैसे कि ये हो गया, वेट,
दो इंसान डिपिक्ट करे हुए हैं। ये हो रहा है, ये कर रहा है अनॉय, और ये हो रहा है अनॉइड। ठीक है, अनॉइड हो रहा है, ठीक है, गुस्सा आ रहा है, ठीक है, इसको आ रहा है मजा। ठीक है, अनॉय कर रहा है, वो अनॉय हो रहा है। अब हम जिसके ऊपर टेस्ट कंडक्ट हो रहा है ना, उससे हम पूछेंगे, और इसको अब गुस्सा आने लगा है क्योंकि इसको अब अनॉय हो चुका है, अब इसको गुस्सा आने लगा है। तो अब हम इससे पूछेंगे कि क्या लगता है, किसकी वजह से, किस चीज की वजह से इसको इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है इस इंसान से। ठीक है, हम ये पूछेंगे। या फिर लाइक ये बताएगा कि किस चीज पे वो फोकस करेगा, फ्रस्ट्रेटेड इंसान पे फोकस करेगा, कि क्या चीज फ्रस्ट्रेट कर रही है उस पे फोकस करेगा। तो उससे हमें उसकी अप्रोचेस पता लगेंगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसे पता लगेगी। The direction of aggression may be towards the environment, toward oneself, or may be turned off by the attempt to gloss over the evade situation. ठीक है, कि या तो ये इंसान इस, ये जो इंसान जो अनॉय हुआ है वो इससे अनॉय हुआ है, इस इंसान की वजह से, या वो कह रहा है यार ये कैसी सिचुएशन बना दी इसने, तो ये सिचुएशन से अनॉय हुआ है। ठीक है, या फिर ये कह रहा है कि छोड़ो मुझे अनॉय नहीं होना, तो ये थोड़ा सा लाइक वो करने की कोशिश कर रहा है, टर्न ऑफ करने की कोशिश कर रहा है अपने एग्रेशन को। अब है हमारा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इसके बारे में हमने थोड़ा सा पहले भी पढ़ा। इसमें यह है कि कुछ कुछ हमें दे दिया जाएगा, हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि वैसे क्वेश्चन ये ऐसा कि आपको कुछ सेंटेंस दे देगा और इनकम्प्लीट होगा वो। उसमें ये होगा, पूछेगा कि आई एम डैश पर्सन, या फिर आई एम और डैश दे दिया, अब आपको जो भरना है आप भरोगे। आई ऑलवेज फील डैश दे दिया, अब आपको जो भरना है आप भरोगे। तो वो आपको, आप प्रोजेक्ट करोगे अपने आप को उसके ऊपर। तो ऐसी बहुत बहुत सारे क्वेश्चन है। माई फादर, अब आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड क्या है, माई ग्रेटेस्ट फियर, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, बेस्ट थिंग अबाउट माई मदर, आप कुछ भी लिख सकते हो। आई एम प्राउड ऑफ, कुछ भी लिख सकते हो। वो आपके फीलिंग्स को, इमोशंस को, वो आपके फीलिंग्स, इमोशंस या पर्सनैलिटी को वो प्रोजेक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि आप कॉन्शियसली अवेयर तो थे नहीं उसके बारे में, अनकॉन्शियसली थे, तो अनकॉन्शियसली आपने बता दिया। यही है हमारा। फिर आ रहा है हमारा ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। वेट अ सेकेंड। ओके, ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट जो होता है, टाइम देख रहे थे कि ज्यादा लंबी वीडियो तो नहीं बन रही है। ओके, ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट जो हो गया हमारा, उसमें क्या है, इंसान को बोलेंगे कि आप एक इंसान बनाओ। ठीक है, अब किसी ने एक इंसान बनाया। ठीक है, सिंपल टास्क दिया है, इंसान बनाना है। ठीक है, इंसान बनाना है, सिंपल टास्क है बहुत। तो इन जनरल लोग ऐसे इंसान बना देते हैं। ठीक है, बना दिया। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ड्राइंग द सब्जेक्ट इज जनरली आस्क्ड टू ड्रॉ फिगर ऑफ ऑपोजिट सेक्स पर्सन। चलो आदमी बनाते हैं, आदमी बनाएंगे हम। आदमी, डॉल, बस आदमी बना दिया बेसिकली। ठीक है, आदमी बना दिया, आदमी, अरे ऑपोजिट जेंडर बना दिया बेसिकली यार। ठीक है, ओके जी, बन गया। ओमिशन ऑफ फेशियल फीचर्स, फेशियल फीचर्स नहीं बनाया, सजेस्ट दैट द पर्सन इज ट्राइंग टू इवेड हाईली कॉन्फ्लिक्ट रिडन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। कोई कॉन्फ्लिक्ट रिडन, कोई मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई है, इस वजह से वो इंसान उसको इवेड करना चाह रहा है, उस चीज से भागना चाह रहा है। वो बताएंगे अगर इंसान ने मुंह नहीं बनाया है किसी इंसान का, मतलब आपको बोला गया ऑपोजिट जेंडर बनाओ बट आपने उसका मुंह नहीं बनाया, यानी कि क्वेश्चन ऑफ फेशियल फीचर्स सजेस्ट दैट पर्सन इज ट्राइंग टू इवेड हाईली कॉन्ट्रैक्ट रिडन इंटर रिलेशनशिप्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अगर किसी इंसान ने इस तरीके का इंसान बनाया है, ऑपोजिट जेंडर बनाया है, तो ये क्या है, ये क्या है, इवेजन, इवेजन वाला है। ठीक है, ओमिशन कर दिया है, तो क्या करना चाह रहा है, इवेट करना चाह रहा है, किस चीज से, कॉन्फ्लिक्ट रिडन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है जी, अब हम दूसरा इंसान बनाएंगे। ग्राफिक एम्फोसिस ऑन नेक सजेस्ट लैक ऑफ कंट्रोल ओवर इम्पल्सिस। जो भी अगर किसी ने इंसान बनाया है, उसने नेक पे जो है ग्राफिक इमेजेस बनाई है, तो वो क्या बता रहा है कि लैक ऑफ कंट्रोल ऑफ इम्पल्सिस। ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज हेड सजेस्ट ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज एंड प्री ऑक्यूपेशन ऑफ हेडेक्स। अगर आपने इंसान इस टाइप का बनाया है, इस टाइप का इंसान आपने बनाया है, तो इससे क्या, डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज हेड, बहुत ही लार्ज हेड बनाया है, तो इससे क्या है,
ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज या फिर प्री ऑक्यूपेशन ऑफ हेडेक, सर दर्द बहुत रहता है, ठीक है, ये सब यही है। यही इंसान बनाया, 3 टाइप के इंसान बनाया है, एक का मुंह नहीं था, एक के नेक पे ग्राफिक्स थे, और एक का सर बहुत बड़ा था, ठीक है। तो वही है ऑपोजिट जेंडर, आप अगर फीमेल हो तो आपने ऑपोजिट जेंडर का बनाया, आप मेल हो तो आपने ऑपोजिट जेंडर का बनाया, ये चीज है, और वही डिपिक्ट कर रहा है जो भी अनकॉन्शियस मैनर में है। So analysis of personality with the help of projective techniques appear fairly interesting. It helps us to understand unconscious motives, deep-rooted conflicts, and emotional complexes of an individual. However, the interpretation of individual responses requires sophisticated skills and specialized trainings. There are problems associated with reliability of scoring and validity of interpretations, but the practitioners have found these techniques quite useful. ठीक है? प्रॉब्लम रहेगी बट यूजफुल बहुत ज्यादा है ये, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हमने प्रोजेक्टिव टेक्निक्स तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो से हम कंटिन्यू करेंगे, ऑलमोस्ट ये चैप्टर वैसे खत्म ही होने वाला है, ना बचा है, ओह 2 पेजेस ओनली, ठीक है, तो 2 पेजेस ओनली। बिहेवियरल एनालिसिस कैसे, इंटरव्यू के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ठीक है, बिहेवियरल रेटिंग्स कैसे, नॉमिनेशन, सिचुएशनल टेस्ट क्या होते हैं, ये सब हो गया हमारा। कुछ कुछ डेफिनेशन जैसे हैलो इफेक्ट, मिडल कैटेगरी बायस वगैरह, ये सब हो गया हमारा, एंड चैप्टर एंड्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब कॉन्ग्रेचुलेशंस, दो दो पेजेस बचे हैं बस, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। तब तक के लिए नमस्ते, बाय, एंड लाइक हमारी वीडियोस देखिए, पढ़िए, शेयर करिए, अच्छा लगे, और कुछ प्रॉब्लम आपको लग रही है तो प्लीज फीडबैक दीजिए अपना। हमारे इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर लीजिए, दैट इज ivara1017, लेट मी जस्ट राइट इट, ivara1017, ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, ओके, फॉलो कर लीजिए। एंड जो भी डाउट्स हैं आप पूछिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, आप उसमें भी पूछिए, और मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।